अंतिम भाग बहू। देखो सौम्या, जब एक संतान के रूप में पुत्र का जन्म होता है तब माता पिता के अनेक सपने होते हैं। पुत्र को अच्छी शिक्षा देते हैं, लाड़ प्यार देते हैं। माता पिता सोचते हैं यही हमारे बुढ़ापे की लाठी है जो आगे भविष्य में जाकर हमारी सेवा करेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा चश्मा बनेगा, हमारे सहारे की लाठी बनेगा। हम इसकी शादी करके बहू लाएंगे तो बहू हमें खाना खिलाएगी, पैर दर्द होगा तो दवा देगी, हमारे कपड़े धोएगी, पूरी सेवा करेगी, हमें एक भी काम नहीं करने देगी, आराम देगी, बेटी की तरह हमारा ख्याल रखेगी। पर क्या वो ये सोचकर गुनाह करते हैं? कम से कम इतनी अपेक्षा तो वे अपने बहू बेटे से कर ही सकते हैं। पूरी ज़िंदगी वे अपने बच्चों के लालन पालन में बिता देते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने में दिन रात मेहनत करते हैं। एक पिता ही होता है जो अपनी संतान को अच्छे कपड़े पहनाकर खुद फटे कपड़े पहन लेता है, अपने बेटे को नए जूते दिलाकर खुद पुराने और सस्ते जूतों से काम चलाता है, बेटे को नई साइकिल और नई बाइक दिलाकर खुद बस से सफ़र करता है, पूरे दिन मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, बस अपनी संतान को वह सब सुख सुविधाएं देने के लिए जिससे वो आराम की ज़िंदगी गुजार सके। और माँ के त्याग का तो क्या कहना। 9 महीने एक औलाद को पेट में रखती है, दर्द सहन करती है, ना मर्जी का खा सकती है, ना पी सकती है, ना मर्जी के कपड़े पहन पाती है, पूरा ध्यान अपने बच्चे पर रखती है, कहीं उसकी वजह से उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। जब बच्चा 9 महीने के बाद दुनिया में आता है उस दर्द को शायद ही कोई महसूस कर सके, एक माँ के अलावा। फिर उसके बाद उसको पालने पोसने में वो खुद को भूल जाती है, अपनी इच्छाएं, आशाएं, अपने सपने, खुशियाँ सब त्याग देती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। मैं तो बखान तक नहीं कर सकती एक माँ के त्याग का। पर वही औलाद जब बड़ी होती है तब अपने माँ बाप को धुतकार देती है। सोचो क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के दिल पर जिन्होंने इतने संघर्षों से अपने बच्चों को पाला पोसा और आज वही औलाद उन्हें धुतकार रही है। वो बहू जिसके आने के सपने एक माँ बाप तब से संजोते हैं जब उनका बेटा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, वही बहू आकर उन माँ बाप से उनके बेटे को छीन लेती है, अलग कर देती है, तरह तरह की यातनाएं देती है। क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं? बुरा करते समय वो बहू ये क्यों भूल जाती है कि उसके भी माता पिता हैं? अगर उनका भाई अपनी पत्नी के कहने में आकर उसके माता पिता को ऐसी ही यातनाएं दे तो कैसा लगेगा? बुरा मत मानना सौम्या, अगर कल को तुम्हारा भाई यही सब तुम्हारे माँ बाप के साथ करे तो तुम्हें कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर किसी और के माँ बाप को नर्क सी ज़िंदगी देने का तुम्हें क्या हक है? मेरी बात मानती हो तो उन देवता जैसे माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लो, वरना कोख में तुम्हारे भी बच्चा है, कल को तुम भी माँ बनोगी। वो तो सह गए पर शायद तुम ना सह पाओगी। मुझे आज भी याद है उनके एहसान, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी जब तक अपने बच्चे को सामने देखूंगी। उन्हीं की वजह से आज हम इस पोजीशन पर हैं, वरना ना जाने किस हाल में होते। देवता है तुम्हारे सास ससुर, नाज़ों से पाला था उन्होंने विक्की भैया को। मम्मी जी बताती हैं मुझे कैसे उनकी छोटी से छोटी ज़िद को पूरा करते थे। इस कॉलोनी में सिर्फ उन्हीं के पास साइकिल थी जब विक्की भैया छोटे थे। एकदम रॉयल लाइफ दी है अभिजीत अंकल और साक्षी आंटी ने अपने बच्चों को। ये भी नहीं था कि वह लोग बहुत अमीर थे, लेकिन अपने बच्चों को खुश रखने के लिए मेहनत करते थे। तुम उनसे माफ़ी मांग लो और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। खुशी खुशी रहो, अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह देखो, फिर देखो ज़िंदगी कितनी खुशहाल है। अच्छा बनने में कोई भी मलाल दिल में नहीं रहता कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है। तुम मेरी बातों से थक गई होगी ना, सोच रही होगी मैं भाषण दे रही हूँ, पर मैं जो भी कह रही हूँ मेरा अनुभव है। नहीं नहीं दीदी, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। ना जाने किस वहम में मैं जी रही थी जो इतना गलत कर रही थी, पर वो तो एक क्षण भी की खुशी थी जो कि काफूर हो गई। मैंने उस व्यवहार से आज अपने पति को भी दूर कर दिया। नहीं चाहिए मुझे आराम की वो ज़िंदगी जिसमें एक क्षण की खुशी हो।
मुझे अपनी ज़िंदगी अब अपने देवता समान सास ससुर की सेवा में गुजारनी है, अपने पति की सेवा करनी है और सबको खुश रखना है। ये सब तुम मेरे कहने या दबाव में आकर मत करना। तुम्हारी दिली इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के कहने या दबाव में आकर हम कोई काम ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। नहीं दीदी, मैं दिल से कह रही हूँ, पर क्या वो लोग मुझे माफ़ करेंगे? वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जिसने उनके साथ इतना बुरा किया, उसे कैसे माफ़ करेंगे? मुझे तो उनके सामने जाने में भी शर्म आ रही है। इतने नीच काम किए हैं मैंने। दीदी, आप मेरी मदद करिए ना। तुम कैसे बातें सोच रही हो? वो माँ बाप हैं। माँ बाप अपने बच्चों की 1000 गलतियाँ भी माफ़ कर देते हैं, और तुम भी उनकी बेटी हो, तुम्हें क्यों माफ़ नहीं करेंगे? क्या अपने माँ बाप के बारे में तुम यही सोचती? क्या कोई गलती करके उनसे भी माफ़ी मांगने पर यही सोचती कि वह मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे? नहीं ना। तो फिर गलत विचार दिमाग में क्यों लाती हो? उठो और नए जीवन की शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशीर्वाद दो, मैं कामयाब हो जाऊं नए जीवन में। अरे चरणों में नहीं, गले लगो पगली। और दोनों गले मिलती हैं। सौम्या रिया को कस कर गले लगाती है। दोनों की आंखें भर आती हैं। दोनों बातों में मशगूल हो गई। सौम्या को आज हल्का हल्का सा लग रहा था। दिल से एक भारी बोझ उतर गया था। अगले ही दिन वे अपने सास ससुर और विक्की से माफ़ी मांगने महिमा के घर जाने वाली थी। इधर अपनी बहू की समझदारी भरी बातें सुनकर सीमा आंटी की भी आंखें आंसुओं से भर आई। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि बहू के रूप में उन्हें हीरा मिला है। दीदी, मैं आज ही जाना चाहती हूँ। मैंने अपने घर मम्मी जी, पापा जी और विक्की के पास उनसे माफ़ी मांगकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। हाँ सौम्या, ज़रूर। ये तो एकदम नेक ख्याल है। मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, देखते हैं वे क्या कहती हैं। सीमा आंटी जल्दी से अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद रिया और सौम्या दोनों सीमा के पास आईं। मम्मी जी, सौम्या आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो सौम्या। सौम्या हिचकिचा रही थी। शर्म से उसका मुंह उतरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे सीमा आंटी को सारी बात। नीचे गर्दन झुकाए अपने पैर के अंगूठे से फर्श को खरोंचने लगी। क्या हुआ सौम्या बिटिया? सीमा झुककर सौम्या का मुंह देखते हुए बोली। वो आंटी जी। सीमा उठकर सौम्या के पास आई। उसके दोनों कंधे पकड़कर बोली, मुझे सब मालूम है, तुम क्या कहना चाहती हो। सौम्या आश्चर्य से सीमा का मुंह देखने लगी, फिर रिया की ओर देखते हुए बोली, पर कैसे आंटी जी? पगली, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है। तुम अपने घर वालों से माफ़ी मांगना चाहती हो। बेटा, मैंने सब सुन लिया। मेरी बहू ने तुम्हें सब समझा दिया, इसीलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर इतना कहूँगी कि तुमने एक नेक विचार को अपनाया है। तुम्हारे देवता समान सास ससुर को कभी दुख मत देना, हमेशा खुश रखना। वह लोग बहुत अच्छे और सच्चे हैं। जब जागो तभी सवेरा है मेरी बच्ची। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हारा नया जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, आशा है मुझे। सौम्या भरी आंखों से सीमा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सीमा उससे गले लगा लेती है। रिया भी उन दोनों को देखकर रो पड़ती है। तुम खाना खा लो, फिर हम सब साथ चलेंगे तुम्हारे घर। तीनों खाना खाकर तैयारी करती हैं साक्षी और अभिजीत के पास जाने की। पर हमारे पास तो नए घर का पता है ही नहीं, हम जाएंगे कैसे? सीमा ने कहा। मम्मी जी, मैं आपके बेटे को फ़ोन करके देखती हूँ, शायद उन्हें मालूम हो। हाँ बेटा, फ़ोन करो, शायद उसे पता हो। रिया अपने पति को फ़ोन करती है, पर उसे भी नहीं पता कि नया घर कहाँ है। सीमा उन सबको फ़ोन मिलाती है, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। काफ़ी देर परेशान होकर अपने सब पड़ोसियों से भी पूछकर कोई उनके नए घर के बारे में नहीं जानता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? सौम्या परेशान होकर बोली, वह लोग तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कुछ गलत तो नहीं हुआ है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचो, तुम चिंता मत करो, शाम तक इंतज़ार करते हैं। मेरे बेटे नलिन और उसके पापा को आने दो, फिर कुछ करेंगे। शाम को नलिन और उसके पिताजी आ चुके थे। सीमा ने उनको सारी बात बताई। पर माँ, उनके नए घर का पता तो किसी को नहीं पता। मेरी तो विकी या साक्षी आंटी या अभिजीत अंकल से 4-5 महीने से बात नहीं हुई। वह घर कब छोड़ के गए? मुझे तो ये भी उनके जाने के 10 दिन बाद पता चला, नलिन ने कहा।
हाँ सीमा, मुझे अभिजीत से बात की है, 2-3 महीने बीत चुके हैं, मुझे भी नहीं पता नया घर, नलिन के पिता ने कहा। पर माँ, वह लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा तो कभी नहीं करते, फिर फ़ोन न उठाने की क्या वजह है? नलिन परेशान होकर बोला। हाँ बेटा, मेरा भी जी घबरा रहा है। तू एक काम कर, विक्की के ऑफिस जाकर पता कर, शायद वहाँ से कुछ पता चल सके। हाँ नलिन बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, तू विक्की के ऑफिस जा, मैं अभिजीत के ऑफिस जाता हूँ, शायद हमें वहीं से कुछ जानकारी मिल सके। पर आज तो ऑफिस बंद हो चुके होंगे पापा, 8 बज चुके हैं, कल सुबह जल्दी ही ऑफिस जाकर पता करते हैं। हाँ ये ठीक है, कल सुबह जाकर पता करते हैं। सौम्या को बहुत चिंता हो रही थी, उसने खाना भी मन मार कर खाया अपने बच्चे के लिए। रात को उसने आंखों में पूरी जागकर काटा, बार बार घड़ी में बस समय देखती रही। सुबह हो चुकी थी, सौम्या को 6 बजे नींद आई, उसे सोता देखकर रिया ने जगाया भी नहीं। वह जानती थी कि सौम्या पूरी रात नहीं सोई होगी। नलिन एवं उसके पिता दोनों ने ऑफिस जाकर पता किया। ऑफिस वालों ने बताया कि वह लोग 10 दिनों की छुट्टियां लेकर घूमने गए हैं, आज रात को ही लौटने वाले हैं और वे अपना फ़ोन भी यहीं छोड़कर गए हैं ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे। एक प्राइवेट नंबर है उनके पास, पर उन्होंने वो नंबर सिर्फ बॉस को दिया है। खैर चिंता मत कीजिए, वे शाम तक ही आ जाएंगे। नलिन के पिता ने उनसे नए घर का पता भी मांग लिया। दोपहर में ही वह लोग निकल गए महिमा के नए घर। शाम तक वहीं बाहर इंतजार किया पर कोई नहीं आया। रात के 8 बज चुके थे, अभी भी वह नहीं आए। इन सब पर उन्हें चिंता होने लगी। नलिन के पिता अभिजीत के ऑफिस के एक दोस्त का नंबर लाए थे। जब उन्हें फ़ोन किया तो उनके पैरों के नीचे धरती ही फट गई और वो वहीं गिर पड़े, लगभग बेहोश हो गए। सबने उनको संभाला और गाड़ी में बिठाया। सब उनसे बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। उन्हें उनकी चुप्पी से सबका दिल बैठा जा रहा था। सौम्या का जी घबराने लगा। रिया उसे संभालने लगी और पानी पिलाने लगी। सीमा का दिल बैठा जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। नलिन के पिता ने नलिन के कान में कुछ कहा। नलिन तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है और सबको बैठने को कहता है। सब गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ती है, पर वह तीनों असमंजस में थे कि आखिर क्या हुआ। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर सबके दिल की धड़कनें गाड़ी की रफ्तार से भाग रही थी। नलिन ने अपनी माँ सीमा, पत्नी रिया और सौम्या को अपने घर तक छोड़ा और अपने पिता के साथ तेजी से निकल गया। इधर सौम्या बहुत ज़्यादा चिंता में थी। सीमा और रिया उसे बार बार समझा रही थी, गलत विचार अपने मन से निकाल दो, उसके बच्चे के लिए सही नहीं होगा इतना तनाव। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लो। हाँ बेटी, कुछ खा लो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं है इतनी देर भूखा रहना। नहीं नहीं आंटी जी, कुछ तो ज़रूर हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। वह लोग तो शाम को आने वाले थे, फिर क्यों नहीं आए? ज़रूर कुछ तो हुआ है। और रोते हुए वह सीमा के गले लग गई। ए पागल, ऐसा नहीं सोचते, कुछ गलत नहीं हुआ है, ज़रूर थोड़ी है कि उनके साथ कुछ गलती हुआ है, ऐसे गलत मत सोचो। सीमा बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझा रही थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था घर पर। तभी पड़ोस की मीता आई सीमा के पोते को घर छोड़ने। जब वे सब लोग महिमा के घर जा रहे थे, तब सीमा अपने पोते को मीता के यहाँ छोड़ गई थी। मीता यहाँ साक्षी की भी पड़ोसी थी, इस वजह से साक्षी के परिवार से अच्छी जान पहचान थी। जब मीता घर के अंदर आई तो वह घबराई हुई थी। सौम्या को देखते ही वह चौंक गई। सीमा भी उसके चेहरे को देखकर समझ चुकी थी कि मीता के मन में इस समय सौम्या को यहाँ देखकर क्या चल रहा होगा। इसीलिए उसने रिया की ओर इशारा करके सौम्या को अंदर ले जाने के लिए कहा। रिया भी समझ चुकी थी, वह सौम्या को अंदर कमरे में ले गई। अरे आओ मीता, चिंकू ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? सीमा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। अरे नहीं नहीं सीमा, तेरा पोता परेशान कभी नहीं करता, ये तो पूरा घर आसमान पर उठा लेता है, इतना शैतान है कि पूछो मत। खैर तू वो सब तो छोड़, ये बता, ये शर्मा जी की बहू तेरे घर में कैसे? अरे वो लोग घूमने गए हैं और ये पेट से है तो इसको मैंने रख लिया अपने पास, सीमा ने बात बनाते हुए कहा। चल वो सब जाने दे, एक खबर सुनी जो मेरे कानों में उड़ते उड़ते आई है। हाँ बोल, सीमा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। अरे अपनी कॉलोनी में से किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है। किसके साथ? सीमा घबराती हुई बोली।
अब ये तो पता नहीं अभी बातें हो रही हैं वही मेरे कानों में पड़ गई। तू भी ना आती अधूरी बातें सुनती है और जाकर किसी के पास भी कुछ भी बक देती है, चाहे अगला कितना भी परेशान होता रहे। अरे तो मैं क्या करूं, जितना सुना तुझे बता दिया। पर ये बता, रोशन भाई साहब और नलिन अभी तक नहीं आए? अब तक तो आ जाते हैं। हाँ, ना जाने कहाँ गए हैं दोनों बाप बेटा, कुछ बोलकर भी नहीं गए। मतलब? मीता ने आश्चर्य से पूछा। अभी शाम को किसी का फोन आया था, दोनों ही निकल गए बिना कुछ बताए। मुझे भी चिंता हो रही है। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बहू इंतजार कर रही होगी। मेरे साथ ही खाना खाती है ना। मीता तो चली गई पर हजारों प्रश्न और चिंताएं दे गई। किसके साथ दुर्घटना हुई होगी? सब ठीक तो होगा ना? कहीं सौम्या का डर सही तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे किसी के बारे में गलत सोचने का हक नहीं है। डर, घबराहट और चिंता के मारे सीमा का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तो वह घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई। इधर सौम्या की भी हालत बहुत खराब हो गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, ना वो अब कुछ खा रही थी। रिया उसे खिलाने की हर संभव कोशिश करके थक चुकी थी, पर सौम्या जिद पर अड़ गई थी कि जब तक वो अपने परिवार से नहीं मिल लेगी कुछ नहीं खाएगी। रिया सीमा के पास गई। मम्मी जी, अब आप ही समझाइए ना सौम्या को, वो कुछ नहीं खा रही है, इस तरह भूखी रहेगी तो बच्चे को खतरा हो सकता है, उसे चक्कर आ जाएंगे। आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए। मैं तो बार बार बोल के थक चुकी हूँ, मेरी तो ये सुनती ही नहीं। चलो मैं आती हूँ। सीमा भगवान से प्रार्थना कर सौम्या के पास चली गई। सौम्या बेटा, अब तुम कुछ खा लो, थोड़ी देर हो गई है मुझे तुम्हें प्यार से समझाते हुए। इस तरह जिद अच्छी नहीं है, सीमा गुस्से में बोली तो डर के मारे सौम्या खाने के लिए तैयार हो गई। रिया सौम्या के लिए फल और दूध ले आई। करीब रात 11 बजे कोई गाड़ी तेजी से आकर रुकी। सौम्या तो अब तक सो चुकी थी। सीमा और रिया जाग रही थी और बैठक कक्ष में नलिन और रोशनलाल का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी तो रिया ने दरवाज़ा खोला। नलिन बदेबाज सा दौड़ता हुआ अंदर आया और सीमा से 2 लाख रुपए लाने के लिए कहा। सीमा और रिया घबरा गई और नलिन से बार बार पूछ रही थी क्या हुआ है। नलिन कुछ बोल नहीं रहा था, बस जल्दी पैसे लाने के लिए कह रहा था। सीमा ने अपने सर की कसम दी। तुझे मेरी कसम, बता क्या हुआ है, मेरा दिल बैठ रहा है। तुम पैसे लाओ माँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी लाई। सीमा जल्दी से अपने कमरे की अलमारी से 2.5 लाख रुपए ले आई। अब बता क्या हुआ है, मेरा तो जी घबरा रहा है। तुम दोनों ना तो फ़ोन उठाते हो ना बताते हो कि क्या हुआ है। हमारी तो सोचो कितनी चिंता में है अभिजीत भाई साहब का परिवार तो। नलिन अपने माँ के कंधे पर हाथ रखकर बस इतना बोल पाया, माँ सौम्या का ख्याल रखना। इतना कहकर नलिन तेजी से बाहर की ओर भागा। रिया और सीमा को समझते देर न लगी कि क्या हुआ। सीमा धड़ाम से सोफे पर गिर गई और रिया उसे संभालने लगी। सीमा और रिया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। दोनों इसी उधेड़बुन में लग गई कि सौम्या को कैसे संभालेंगे। रात दोनों ने आंखों में काटी। रिया और उसकी सास सीमा को नींद ही नहीं आई। सुबह 4 बजे जाते ही दोनों की आंख वहीं बैठक कक्ष में सोफे पर लग गई। तब सौम्या एक बुरे सपने की वजह से जाग गई और बहुत घबराई हुई थी। पसीने से लथपथ होकर अचानक उठ बैठी। पास पड़े पानी के जग से 2 घूंट पानी पिया। थोड़ी देर सिर पकड़कर बैठी, पर चैन नहीं मिला तो टहलने के इरादे से बाहर आई। कुछ देर बाहर गार्डन में टहलकर वापस अंदर आ गई, पर उसे चैन नहीं मिल रहा था। दिल घबरा रहा था, ना सोते बन रहा था ना बैठे। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। समय भी धीरे धीरे निकल रहा था। वह बैठक कक्ष में गई ताकि वहाँ थोड़ी देर बैठे तो आराम मिले, पर वहाँ सीमा और रिया को सोते देख उसे याद आया कि रात को शायद कोई आया था। जोर जोर से दरवाज़ा भी बजा था। थोड़ी आँख खुली थी मगर वह गहरी नींद में थी और उसे वो बाहर जाकर देख ही नहीं पाई। पर कौन आया होगा? उन दोनों को सोफे पर सोता देख वो वापस अपने कमरे में चली गई। उसका सर भारी हो रहा था, इसीलिए किचन में जाकर उसने चाय बनाकर पी ताकि थोड़ा आराम मिल सके। घड़ी की ओर देखा तो अभी तो 4:45 ही हो रहे थे। बेड पर बैठकर छत की तरफ देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई कि कैसे उसे विकी पहली बार देखने आया था और देखकर पहली नज़र में ही भाग गया था। आंखों में सपने देख लिए थे तो उसके साथ आगे की ज़िंदगी के। फिर अगले ही पल हंसी भी आई खुद पर। अगर वो उसे नकार देती तो, पर विकी को वह पसंद आ गई थी और शादी भी हुई।
कितना प्यार करता था, हर खुशी उसके कदमों में लाकर रख देता था। उसे जो खाना, जो पहनना, बस आदेश देती और हाज़िर हो जाता। कहाँ-कहाँ नहीं घूमी, एक से बढ़कर एक होटल में लंच डिनर किया, सोचते हुए ही एक अलग ही मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। "सौम्या, तुम सोई नहीं?" रिया की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अरे दीदी, वो अचानक नींद खुल गई थी, फिर नींद नहीं आई, पर आप ऐसे कैसे जल्दी जाग गईं? टाइम तो देखो 7 बज रहे हैं, जल्दी कहाँ? बस कुछ नहीं, ज़िंदगी के खूबसूरत पल याद आ रहे हैं, कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। दीदी एक बात पूछनी थी, रात को कौन आया था? भैया और अंकल जी नहीं आए? दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए रीता अचानक चुप हो गई। रात को तो नलिन जी आए थे, पैसे लेकर गए थे। पैसे? पर पैसे क्यों? सौम्या परेशान होकर बोली। पता नहीं, कुछ नहीं बताया। तभी रिया का फ़ोन बजा। फ़ोन सीमा ने उठाया, नलिन का फ़ोन था। बोला, माँ मैं नलिन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से सौम्या को अस्पताल भेज दीजिए। पर अस्पताल क्यों बेटा? माँ सब बता दूंगा, आप आओ तो सही। सीमा ने सौम्या से तैयार होने के लिए कहा। सौम्या बार बार पूछती रही, पर सीमा ने कुछ नहीं बताया। सौम्या को कुछ तो अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ तो हुआ है उनके परिवार के साथ। आधे घंटे में गाड़ी आ गई। सीमा और सौम्या अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल में जैसे ही वह पहुंची, विक्की और अभिजीत के ऑफिस स्टाफ को देखकर घबरा गई। सीमा उसे संभालते हुए ले गई। नलिन ने आकर सौम्या से कहा, मेरे साथ चलिए। सौम्या और सीमा नलिन के पीछे पीछे चलने लगी। वार्ड में पहुंचकर उसने सामने देखा तो लगभग बेहोश होने लगी, पर नर्स और सीमा ने उसे संभाल लिया। विक्की, महिमा, अभिजीत और साक्षी चारों का एक्सीडेंट हुआ था। सबके हाथ पैर और सिर पर चोटें आई थी। महिमा और अभिजीत बेहोश थे, बस विक्की और साक्षी होश में थे। नलिन ने बताया कि विक्की सौम्या से मिलने की जिद कर रहा था। सौम्या को देखते ही विक्की रोने लगा। सौम्या भी खुद को नहीं रोक पाई, विक्की के गले लगकर खूब रोई। साक्षी के पास जाकर माफ़ी मांगी और दोनों रोने लगीं। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, आप लोगों से अलग होकर मुझे सज़ा मिल चुकी है। इन दिनों मैंने सब कुछ महसूस किया कि एक प्यारे परिवार से दूर होकर कितनी बड़ी सज़ा मिली है मुझे। अब आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, हमेशा साए की तरह साथ रहूंगी। मम्मी जी, अब आपकी नहीं चलेगी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी आप? साक्षी सौम्या के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बोली, मेरी बच्ची समझदार हो गई है। और तीनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नलिन और सीमा भी दूर खड़े उन्हें देख रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। पर मम्मी जी ये सब कैसे हुआ? विकी ने कहा, अरे पहले ठीक तो हो जाने दो, फिर सब बता देंगे। हाँ आप लोग ठीक हो जाओ, मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना है। और अभी तक पापा को होश नहीं आया। सौम्या को भी चिंता होने लगी। तभी नर्स ने उनसे कहा, आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट्स को आराम करने दीजिए। सौम्या बाहर आकर बैठ गई। दिल से एक भारी बोझ उतर गया, पर वो अब सब की चिंता हो रही थी उसे। ये सब कैसे और कब हो गया? बस वो दुआएं मांग रही थी कि सब जल्दी ठीक हो जाए और वो खुशी खुशी घर जा सके। सौम्या की भगवान ने सुन ली। 10 दिन में उन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सौम्या की बहुत जिद और आग्रह को वह लोग टाल नहीं पाए, इसीलिए वह लोग वापस अपने पुराने घर ही लौट आए। सौम्या ने आरती की थाली से उनका स्वागत किया। उन सबको घर लाकर डॉक्टर के बताए अनुसार फल और हल्का भोजन बनाकर खिलाया। उन चारों की सेवा में सौम्या ने कोई कमी नहीं छोड़ी। समय समय पर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना, चारों को टाइम पर दवाई देना, खाना फल इत्यादि समय पर देना, पूरे घर को उसने अच्छे से संभाल लिया। सीमा आंटी और रिया भी साक्षी के पास सौम्या की बहुत तारीफ कर रही थी, जिससे साक्षी, विक्की, अभिजीत और महिमा के मन से उसकी पुरानी छवि हट चुकी थी। अब वह चारों सौम्या के इस नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। सौम्या, तुम कितना बदल चुकी हो ना, सबका इतना ख्याल रखती हो, सारा घर तुमने अच्छे से संभाल लिया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, कभी मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तुम वही सौम्या हो ना, जो कभी खुद के लिए एक चाय का कप तक नहीं बनाती थी, जो आज हम बिस्तर पर पड़े चारों लोगों की देखभाल के साथ साथ इस घर का काम काज, मिलने आने वाले मेहमानों की आवभगत इतने अच्छे से कर रही है। तुम पर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? विक्की सौम्या की चुटकी लेते हुए बोला। किया है जादू तुम्हारे प्यार ने। आपसे दूर रहकर मुझे समझ आया कि परिवार क्या होता है, पति क्या होता है।
जब तुम मुझसे दूर चले गए तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ था मेरे पास, मैं चाहती तो मन का कर सकती थी, पर ना जाने क्यों एक खालीपन सा लगता। आपकी याद आने लगी, पगला सी गई थी आपकी याद में। तब जाकर एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहाँ गए थे और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमने अपना तनाव और थोड़े मानसिक बदलाव के लिए शिमला घूमने का प्लान बनाया। 10 दिन का टूर था, जिसमें हमने तय किया कि हम मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाएंगे। बेवजह की डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए हमने ऐसा विचार किया। सो अपने साथ कैमरा और एक छोटा फ़ोन, जिसका नंबर सिर्फ पापा के ऑफिस वालों के पास था, वही लेकर गए। आराम से 10 दिन घूमने के बाद हम जब वापस आ रहे थे, तब शहर में आते ही हमारी बस किसी बड़े ट्राले से टकरा गई। चालक, जो लगातार बस चलाने से थक चुके थे, शायद उसको झपकी आ गई थी और ये सब हो गया। हम सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक हुई इस टक्कर से हमारी नींद तो खुली, मगर अगले ही पल हमारी बस पलट चुकी थी। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं, भगवान ने बचा लिया, वरना टक्कर तो इतनी भयानक थी कि 3-4 सवारियां तो वहीं ख़त्म हो गई थी। शायद तुम्हारे प्यार और दुआओं ने बचा लिया सौम्या। विक्की सौम्या के हाथ को चूमता हुआ बोला। अच्छा जी, वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या बात है? तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? मेरी पुरानी गलतियों को नादानी समझकर भूल जाना। सौम्या, भूल जाओ उन सब बातों को, हम भी भूल चुके हैं। निकाल दो दिल से सब पुरानी बातों को। अब हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा और कुछ नहीं, समझी? आज के बाद उन पुरानी बातों का जिक्र भी नहीं होगा। तुम मेरे लिए वही सौम्या हो और हमेशा वही रहोगी। और ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? एकदम सूख चुकी हो। विक्की, एक बात कहूँ? बोलो। सौम्या विक्की के हाथ को अपने पेट पर रखते हुए बोली। हमारा नया जीवन तो मेरे पेट में सांसें ले रहा है। सौम्या शुर्माते हुए बोली। क्या तुम सच कह रही हो? अचानक बेड से उठते हुए विक्की एकदम खुश होते हुए बोला। हाँ विक्की, छोटा विक्की मेरे पेट में है। 3 महीने हो चुके हैं। और डफर, तुम मुझे अब बता रही हो? काम में इतनी परेशान हो रही हो, अपना ख्याल नहीं रखती, कुछ खाती नहीं हो। अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। अरे मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मम्मी जी और दीदी का हाल देखा है, उनको अच्छे से ठीक आ जाने दो, फिर मैं आराम ही आराम करूँगी। आप खुश? तुमने मम्मी पापा को बताया? नहीं, बस इसी वजह से नहीं कहा। मम्मी मुझे एक भी काम नहीं करने देंगी। मैं जानती हूँ, जब वो अच्छी हो जाएं तो उनके बाद कहूँगी। उनकी खुशी देखना चाहती हूँ मैं, पर बेड पर लेटे हुए नहीं। उनका आशीर्वाद लेकर नया जीवन शुरू करना चाहूँगी। लव यू सौम्या, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एंड थैंक यू माई लवली वाइफ फॉर एवरीथिंग। अच्छा पतिदेव जी, इतना प्यार मेरे लिए या जूनियर विक्की के लिए? नहीं, जूनियर सौम्या के लिए। दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। विक्की, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे मुझे तो मेरी प्यारी सौम्या और उसकी सौम्या और मेरा अक्स चाहिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सो स्वीट ऑफ यू विक्की। सौम्या लव्स यू सो मच। चलो, खाने का समय हो चुका है। खाना खाकर दवाई भी लेनी है, जल्दी से ठीक होकर फिर अपने जूनियर विक्की या सौम्या की देखभाल भी करनी है। आज तुमने जो मुझे खुशी दी है, इस खुशी के आगे सारी दवाइयाँ फेल है। अब तो मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। सौम्या हंसती हुई किचन में चली गई। सौम्या की सेवा और दवाइयों से सब जल्दी जल्दी ठीक हो गए। अब सौम्या का पेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। साक्षी भी समझ चुकी है कि सौम्या खुशखबरी देने वाली है, पर वो सौम्या के मुंह से सुनना चाहती है। जब साक्षी और महिमा एकदम ठीक हो गई, तो सौम्या ने साक्षी के गले में बाहें डालकर कहा कि आपका लाडला या लाडली आने वाले हैं। साक्षी सौम्या के माथे को चूमने लगी। बेटा, आज तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। अब हमारी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे माथे पर है तो गम कैसे आ सकता है? बस आप हमेशा हंसती मुस्कुराती और अपने आशीर्वाद बरसाती रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। साक्षी की आंखों से खुशी के आंसू छलछला गए और उन्होंने सौम्या को गले लगा लिया। इधर अभिजीत और महिमा बाहर से आए। दोनों को रोता देखकर पूछने लगे, अरे बहू, दोनों सास बहुओं को क्या हो गया है? क्यों रो रही हो?
हाँ मम्मी और भाभी, क्या हुआ आप दोनों को, क्यों रो रही हो? साक्षी आंखों को साफ करते हुए बोली, आज बहू ने जो खुशखबरी हमें दी है तो अचानक ही खुशी के आंसू निकल पड़े। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया तूने बेटा जो तेरी माँ इतना रो रही है? अभिजीत सौम्या से पूछने लगे। सौम्या शर्माते हुए साक्षी के आंचल में छिप गई। अभिजीत समझ चुके थे। खुश होते हुए वहाँ से विक्की के पास चले गए। अच्छा जी, तभी तो मैं देखूं भाभी दिन ब दिन मोटी कैसे होती जा रही है, ये चक्कर है। चल हट बेशरम, साक्षी महिमा के मारते हुए बोली। महिमा भी हंसते हुए सौम्या को गले से लगाकर शर्माने लगी। थैंक यू भाभी, हमारे पास वापस आने के लिए। थैंक यू हमारी इतनी सेवा के लिए। थैंक यू अब हमें इतनी और अच्छी खुशी देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय डियर एंड ब्यूटीफुल भाभी। दीदी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है जिसे मैं पहले निभाने से चूक गई थी, पर अब मैं मेरे परिवार को हर वो खुशी दूंगी जो मेरे वश में होगी। साक्षी, सौम्या और महिमा तीनों बहुत खुश हो रही थी। वाह मेरे शेर, कमाल कर दिया तूने, हमें इतनी अच्छी खुशी दी है। बेटा, आज तुमसे बात करने को मन कर रहा है। अभिजीत विकी के पास बैठते हुए बोले। क्या हुआ पापा, बोलो। बेटा, आज महसूस हो रहा है जैसे भगवान ने हमें सारी खुशियाँ एक साथ दे दी। कुछ बुरा कुछ अच्छे के लिए होता है। तुम हमारे पास आए, हमें चोट लगी, बहू हमसे मिलने अस्पताल आई, हमें घर लाई, हमारी इतनी सेवा की, हमें खुशखबरी सुनाई। लगता है कोई सपना तो नहीं है, आंखें खोलते ही कहीं गायब ना हो जाए, हमारी ज़िंदगी वापस ना चली जाए। बेटा, अगर ये सच है तो किसी की नज़र ना लगे। पापा, ये सब सच है, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। सौम्या वापस लौट आई मेरी तरह। अब कुछ ही महीनों में आपका पोता या पोती आ जाएंगे। ज़िंदगी में कोई चिंता या फिक्र नहीं रहेगी। आप और मम्मी हमेशा खुश रहना। हाँ बेटा। और अभिजीत कहीं खो गए, उनका पोता या पोती भाग रहे हैं। अभिजीत उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब अभिजीत घोड़ा बनकर बच्चों को आंगन में खिला रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें जैसे मिल गई थी। अभिजीत की आंखें अनायास ही भर आईं। विक्की उन्हें ख्यालों से निकालना चाहता था, पर वह जानता था कि अभी वह क्या सोच रहे हैं, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बस अपने पापा को देखे जा रहा था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे और कुछ ही महीनों बाद सौम्या एक प्यारे से पुत्र की माँ बन गई। घर में ढेरों खुशियाँ आ गई, सब बहुत खुश हो रहे थे। पूरे दिन साक्षी अपने पोते को गोद में बिठाकर खिलाती रहती। शाम को अभिजीत ऑफिस से आते तो अपने पोते को अपने पास रखते। साक्षी उनसे लड़ती तो अभिजीत कहते, पूरा दिन तुम इसको गोद में रखती हो, मुझे तो बस शाम को मौका मिलता, उसमें भी लड़ती हो। दोनों की मीठी नोकझोंक यूं ही चलती रहती। सौम्या और विक्की भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते। एक बिखरा हुआ परिवार फिर से खुशी खुशी एक हो गया और उनकी बहू भी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस कहानी के माध्यम से मैं बस इतना सा संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो किसी के घर की बहू बनती हैं, उन्हें अपने परिवार को अपनाना चाहिए, उनकी आदतों उनके नियम को अपनाना चाहिए, तभी सारा परिवार खुश रह सकता है। नए परिवार के साथ बुरा व्यवहार करके वह कभी भी खुश नहीं रह सकती, उल्टे वह अपने ही जीवन को बर्बाद करती हैं। उनका भविष्य और वर्तमान अब वही परिवार है, उसी के साथ जीना है, उन्हीं के साथ सुख दुख बांटना है। तो उनके साथ बेवजह का बैर क्यों? जिन माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप के पास वे आई हैं, जो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आज मैं अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव करूँगी तो ये सब मेरे माता पिता के साथ भी हो सकता है। सास ससुर पुराने ख्याल के हों या हमारे मन के मुताबिक ना हो, पर हमें वहीं रहना है। वह लोग हमारे लिए जितना करते हैं उससे दुगना हमें उनके लिए करना है, क्योंकि सेवा ही एक बहू और बेटे का उत्तम कर्तव्य है। मोक्ष भी तभी प्राप्त होगा जब हम उन्हें खुश रखें। इसीलिए कुछ बातों को अनदेखा करके उनके साथ खुशी खुशी रहें और उनकी सेवा करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।